दोस्तों एक तरफ जहां राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुका है। कल के दिन दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से दोस्तों बीजेपी के हाथ को थाम लिया है और 9वीं बार दोस्तों मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं। इसके पहले ही दोस्तों लोगों ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि कुछ जो है बिहार के पॉलिटिक्स में चीजें बदलने वाली है। इसके पहले दोस्तों आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 49 नंबर का दोस्तों भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर जननायक को दिया गया, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। इसके मिलने के साथ ही दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले हुआ करते थे, जो अभी भी हो गए हैं, नीतीश कुमार जी ने दोस्तों पहले ही मोदी जी का इस चीज को लेकर तारीफ किया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा था कि वे जो है कभी भी परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब सीधा था कि वे कांग्रेस के ऊपर वार कर रहे थे इस चीज को लेकर, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि बिहार के पॉलिटिक्स में एक बार फिर से बड़ा चेंज आने वाला, और वो चेंज आ गया है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों यहाँ पर ये निकल कर सामने आई कि 24 जनवरी के दिन में दोस्तों तृणमूल कांग्रेस, जो कि बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोस्तों ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत में जो सीट शेयरिंग होने वाली थी टीएमसी और कांग्रेस को लेकर, वे कुछ भी सीट शेयरिंग नहीं करने वाले, वेस्ट बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसके बाद ही दोस्तों जो है पंजाब के अंतर्गत में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री आज के समय आपको देखने को मिलते हैं, भगवत मान, उन्होंने भी दोस्तों ये अनाउंस कर दिया कि पंजाब के अंदर में भी दोस्तों पंजाब में आम आदमी पार्टी साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर कोई भी सीट शेयरिंग नहीं होगी, और पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने अकेले ही दोस्तों बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा कि जो समाजवादी दल के नेता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा है कि वे सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें जो है लोकसभा के अंतर्गत दोस्तों जो है देने वाले हैं कांग्रेस को लड़ने के लिए। और ऐसे में दोस्तों इसको मानने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। तो पूरी तरह से अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो समीकरण आपको देखने को मिलता है, इससे इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आता है। एक तरफ दोस्तों जहां पर नीतीश कुमार जी जिसने पूरा इस इंडिया गठबंधन को जोड़ने का प्रयास किया, दूसरी तरफ दोस्तों वो पीछे हट चुके हैं, जो कि चुनाव आने वाला 2 से 3 महीने के अंदर में ही आचार संहिताएं लागू होने वाली है। दूसरी तरफ अगर आप जाकर देखोगे तो भगवत मान पीछे हट रहे हैं आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव के बीच में भी कांग्रेस की कुछ बन नहीं पा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी जो नेत्री हुआ करती थी वेस्ट बंगाल के अंदर में, जो कि पूरे इंडिया अलायंस के अंदर में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में निकलकर सामने आती है तृणमूल कांग्रेस की, वो ममता बनर्जी, वो भी दोस्तों इससे पीछे हट चुकी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोस्तों इंडिया के अंदर में जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा है। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और एक्चुअल में दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन टूटता है तो इसके इंडियन डेमोक्रेसी पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, आज इस चीज को दोस्तों विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इंडियन डेमोक्रेसी पर पड़ने वाले कुछ भी इंपैक्ट को समझने से पहले दोस्तों हम थोड़ा इस अलायंस के बारे में बात करते हैं कि जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, ये एक्चुअल में होता क्या है, कैसे इसका निर्माण किया गया, इन सब चीजों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप पहली बार इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तब दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। और अभी तक दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या घटना घटी है पिछले 1 सालों के अंदर में, तो वो सब कुछ दोस्तों आज के वीडियो में आपको विस्तार से समझने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इंडिया की जब बात करते हैं तो इसका पूरा नाम दोस्तों इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस देखने को मिलता है। अब दोस्तों लास्ट में ए देखने को मिलता है, इसका मतलब अलायंस होता है। तो कई बार दोस्तों अगर आप इंडिया अलायंस बोलते हैं तो 2 बार अलायंस का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, इसलिए कई बार दोस्तों इसको इंडी अलायंस के रूप में भी बोला जाता है। आप जिसमें कंफर्टेबल होगे उसको उस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों ये जो है बताया जाता है कि 27 दलों का एक गठबंधन होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों है कि 2024 के अंदर में दोस्तों हमको 18वां लोकसभा चुनाव जो कि इंडिया में देखने को मिलेगा, जो अप्रैल से लेकर मई के महीने में बताया जाता है कि होना है। इसमें दोस्तों उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करते हैं 27 दलों का मिलके कि वे एक साथ मिल करके दोस्तों जो है बीजेपी के विरुद्ध में लड़ने वाले हैं। अब दोस्तों आप जनरली अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टेट के अंदर में जब आप इलेक्शन में जाते हो तो वहां पर आपको अलग अलग दल देखने को मिलता है। आप बीजेपी है, आपके पास में टीएमसी है, आपके पास में कांग्रेस है। ऐसे में आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि एक्चुअल में आपको वोट किसको देना है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए दोस्तों जितने भी विपक्षी दल हुआ करते हैं तो उनका मेन मोटिव ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर में किसी तरह से दोस्तों उनको बीजेपी को हराना है और देश के अंदर में दोस्तों एक नए पार्टी को लेकर आना है। इसलिए दोस्तों उन्होंने एक गठबंधन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जितने भी क्षेत्रीय दल हुआ करते हैं उन सबको एक साथ करके केवल एक दल बनाया जाएगा, जिसका नाम इंडिया होगा, जिससे जनता के मन में जो है अलग अलग पार्टी को देख के ना देकर केवल एक दल को देखना होगा। इसका मतलब है कि जैसे अगर आप इधर में देखोगे, हमारे इधर वेस्ट बंगाल के अंदर में जैसे अभी आपको बीजेपी मिलती है, यहाँ पे टीएमसी देखने को मिलती है, यहीं पर लेफ्ट पार्टी देखने को मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों इन सबको जो मर्ज करके एक पार्टी बना दिया जाए जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़ पाएगी। ऐसा इसका करने का मतलब मेन होता है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप जाके देखोगे 2019 के लोकसभा समीकरण को हम देखते हैं तो वहां पर दोस्तों कुछ 542 लोकसभा की सीटों में इलेक्शन कराया गया था, जिसमें से दोस्तों 330 के आसपास जो लोकसभा की सीटें थी वो बीजेपी ने जीता था और कांग्रेस ने कुछ दोस्तों 52 सीटों को जीता हुआ था।
ऐसे में दोस्तों अलग अलग पार्टियों ने भी अलग अलग सीटों को जीता था और वे सब गठबंधन करके एक पार्टी के रूप में बन जाती है। तो चांसेस ऐसा निकलकर सामने आया था, लोगों ने अपने अपने नजरिए से इसको देखना शुरू किया था कि वे कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर में बीजेपी को जो है हरा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ कागजों में हुआ करता था। और इस चीज को जोड़ने में दोस्तों सबसे बड़ा हाथ निकल कर आता है जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिसकी पहली बैठक दोस्तों बुलाई जाती है बिहार के पटना में। नीतीश कुमार जी ने दोस्तों 16 अलग अलग पार्टियों को 16 विपक्ष पार्टियों को दोस्तों बिहार के पटना में आमंत्रित किया और वहां पर इस तरह का प्लान को आयोजित किया गया था जिसको इन लोगों ने अपनाया था। फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों जून के महीने में जब इसकी बैठक हो जाती है तो जुलाई के महीने में एक बैठक दोस्तों बेंगलुरु के अंदर में हुआ करती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जब दोस्तों ये बैठक को आयोजित किया जाता है तो वहां पर भी दोस्तों जो है इसका सबसे बड़ा मोटिव ये निकल कर आता है, इसके नाम को लेकर सामने आता है कि अब दोस्तों वे जो इसका नाम दल का नाम लिखने चाहते हैं तो इसका नाम दोस्तों इंडिया रखा जाता है, जिसका पूरा नाम मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस निकलकर सामने आता है। और ये नाम दोस्तों कुछ लोगों का कहना होता है कि राहुल गांधी के द्वारा जो है इसको बताया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो नाम सजेस्ट किया गया था ये सजेस्ट किया गया था ममता बनर्जी के द्वारा या फिर उन्हीं के टीएमसी के किसी सुप्रीमो के द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो नाम निकल कर आया इंडिया, इसको लेकर अगर देखोगे तो पहले पास्ट में हमने काफी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखे इंडिया और भारत नाम को लेकर, क्योंकि दोस्तों जब इंडिया ने देश के नाम पर अगर किसी पार्टी का नाम पड़ता है तो वहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी आप देश का नाम लेते हैं तो उससे उस पार्टी के नाम का प्रमोशन का होता है। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने दोस्तों इस चीज का फायदा उठाते हैं देश में भारत के नाम को आगे बढ़ाने का कहा। उनका मानना था कि जो हमारा जो एक कॉलोनियल माइंडसेट होता है उसको बदलना चाहिए, इसलिए इंडिया के नाम को हटाते उन्होंने भारत नाम को लोगों का कहा कि वे सजेस्ट करें। और इसलिए अगर आपने देखा होगा कि अभी के समय में आपको बहुत सारी जगहों पर भारत नाम का यूज होते हुए दिखता है। इसके साथ ही G20 की जो प्रेसिडेंसी की हम लोगों को 2023 के अंदर में उसमें भी दोस्तों हमने भारत नाम को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही हुआ करता था क्योंकि दोस्तों इंडिया का नाम एक देश के नाम से भी पड़ जा रहा है और एक पार्टी के नाम पर भी पड़ रहा है। जब आप इंडिया का नाम लेंगे, जब आप देश के लिए नाम लेंगे या फिर जब आप इंडिया टीम के लिए नाम लेंगे तो उसके लिए दोस्तों आप दूसरे चीज के लिए नाम लेंगे, लेकिन उसका प्रमोशन दोस्तों उस पार्टी का हो जाएगा। इसी कारण से दोस्तों इसका जो कंट्रोवर्सी भी निकलकर सामने आया था। अब दोस्तों इसकी तीसरी बैठक को मुंबई के अंदर में आयोजित किया जाता है और अभी तक जहां जहां भी बैठकें हो रही थी दोस्तों वहां की जो पार्टी हुआ करती तो वो उसका आयोजित करा रही थी। फॉर एग्जांपल दोस्तों जब बिहार के अंदर पटना में जब इसकी बैठक कराई गई थी तो वहां पर नीतीश कुमार ने इसको दोस्तों होस्ट किया था। जब दोस्तों बेंगलुरु के अंदर में इसको आयोजित किया गया था तो उस समय दोस्तों सोनिया गांधी ने इसको होस्ट किया था। उसी प्रकार से दोस्तों जब मुंबई के अंदर में इसको होस्ट कराया गया तो वहां पर दोस्तों शिवसेना के पार्टी हुआ करते दल के जो नेता हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, वहां पर उनको होस्ट कराया गया था। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि पहले दोस्तों 16 जिलों को लेकर इसको आयोजित करने का बात किया गया था, लेकिन अब दोस्तों 27 के आसपास दल दोस्तों हमको इंडिया अलायंस में जुड़ते हुए देखते हैं। मतलब दोस्तों जो इंडिया अलायंस था देखते ही देखते तीसरे अपने सम्मेलन के अंदर थोड़ा बड़ा दल निकलकर सामने आता है। चौथी बैठक दोस्तों दिसंबर के महीने में इसकी दिल्ली के अंदर में आयोजित की जाती है और दिल्ली में दोस्तों इसका सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इसके अंदर में सीट शेयरिंग को लेकर बात हो जाए कि किस प्रकार से दोस्तों दलों के बीच में सीट शेयरिंग की जाएगी, किस प्रकार से रिलीज वगैरह की जाएंगे। तो जनरल प्लान जो होने चाहिए थे 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर वो यहाँ पर किया जाना था, लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण दोस्तों ये सफल नहीं हो पाया था क्योंकि वो दिसंबर का महीना चल रहा था और काफी सारे समस्याएं भी हमें दोस्तों मानसून चीजों के देखने को मिली थी। क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी देखा था कि दिसंबर के महीने में काफी सारे पार्टीज के बीच में चीजें देखने को मिल रही थी और चूंकि उस समय अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा तो दिसंबर के महीने में दोस्तों काफी सारे इलेक्शन से दोस्तों रिजल्ट आ चुके थे और वहां पर दोस्तों जो कांग्रेस हुआ करती थी वो चूंकि दोस्तों कुछ ही सेगमेंट जीत पाई थे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को निराशा हाथ लगी थी और उसी समय ये प्रेडिक्शन होना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा जब 5 में से दोस्तों केवल एक राज्यों के अंदर दोस्तों जो कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो इस कारण से लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं दिसंबर में जब इसका बैठक हुआ तो ज्यादा कुछ पॉपुलर नहीं हो पाया, ज्यादा कुछ दोस्तों हासिल नहीं कर पाया क्योंकि दोस्तों जो पार्टी का मनोबल था वो पहले ही दोस्तों जो विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें दोस्तों गिर चुका था। लेकिन 5वीं बैठक दोस्तों इस बार कहीं आयोजित नहीं की जाती, इसको वर्चुअली आयोजित किया जाता है जहां पर हर व्यक्ति दोस्तों हर जो नेता हुआ करते थे वो अपने घर पर बैठकर सिंपली जो है ऑनलाइन जुड़कर इसको अटेंड करना चाहते थे। और इसके अंदर में दोस्तों सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई थी कि इसका भी चेयरपर्सन को चुन लिया गया था, जहां पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वर्तमान समय आपको कांग्रेस के प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, उन्हीं को दोस्तों जो है इंडिया अलायंस का बेसिकली चेयरपर्सन चुना गया था। इसके साथ ही दोस्तों नीतीश कुमार जी को इसका संयोजक चुनने के लिए बताया गया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने दोस्तों उनका जो ये प्लान था इसको रिजेक्ट कर दिया था। उनका मानना था कि वे जो है इसमें नहीं आने वाले हैं, मतलब उसका कहना था कि इंडिया अलायंस के अंदर में वो जो संयोजक के पद पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर चेयरपर्सन के रूप में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को वर्चुअल मीटिंग के दौरान दोस्तों जो उनको अटेंड करवा दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 समिट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे दोस्तों इंडिया अलायंस भी आगे बढ़ते हुए दिख रहा था। काफी सारी चीजें हो भी चुकी थी लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई थी। जैसा कि मेरे दोस्तों अभी भी जो बेसिकली सीट शेयरिंग का कंसेप्ट था वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि दोस्तों काफी सारे पार्टियों का कहना था कि अभी काफी लंबा समय बचा हुआ है, जनवरी फरवरी का महीना अभी आने वाला था, तो यहाँ पर दोस्तों जो है इसको सीट शेयरिंग को लेकर बातें शुरू होनी थी। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि अप्रैल से मई के महीने में इलेक्शन कराए जाएंगे, उसके पहले 2 महीने के पहले दोस्तों आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। 1 से 1.5 महीने के पहले दोस्तों जब आचार संहिता लागू कर जाएगी तो कैसे करके
करके दोस्तों आगे चीजों को बढ़ाना है, कैसे दोस्तों रिलीज की जाएगी, किस प्रकार के मोटो के साथ में दोस्तों दल आगे बढ़ेगा, इन सब चीजों को लेकर दोस्तों अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। और इसी चीज के बीच में दोस्तों इसी इंडिया अलायंस के बीच में एक बहुत बड़ा दरार हमें देखने को मिलता है, जिसने जुड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नीतीश कुमार जी। अब दोस्तों वे बीजेपी के हाथ को धर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों, एक तरफ जहां दोस्तों सीट शेयरिंग के बाद में दोस्तों हर एक दलों के बीच में विभेद हुआ करता था, इसी बीच दोस्तों ममता बनर्जी ने कह दिया कि वे वेस्ट बंगाल के अंदर में दोस्तों अकेले ही इलेक्शन लड़ने वाली है, वे कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का अलायंस नहीं करने वाली है। इसी के बोलने के साथ ही दोस्तों जयराम रमेश जी, जो कि दोस्तों बेसिकली कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते, उन्होंने कहा था कि टीएमसी के बिना दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कभी भी दोस्तों इंडिया अलायंस की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इंडिया अलायंस के बीच में अगर एक तरफ सबसे बड़े दल आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलती है तो दूसरी दल दोस्तों आपको जो है टीएमसी ही देखने को मिलती है। ऐसे में दोस्तों उसको अगर आप पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं तो दोस्तों इंडिया अलायंस का फिर नामो निशान नहीं रह जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों आम आदमी पार्टी के लीडर आपको जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं भगवंत मान जी, उन्होंने भी कह दिया कि वे भी दोस्तों किसी भी प्रकार की सीट शेयरिंग नहीं करना चाहते पंजाब के अंदर में। तो इस प्रकार से दोस्तों जो तीन बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक तरफ जहां अगर आप देखोगे तो दोस्तों नीतीश कुमार जी जिन्होंने जोड़ने में भूमिका निभाया वे पहले ही आउट हो गए। दूसरी तरफ देखोगे तो दोस्तों जहां एक तरफ अगर आपको देखोगे तो भगवंत मान जी की दोस्तों आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे, उन्होंने भी दोस्तों पीछे हट गया। और अब दोस्तों जो है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने भी अपने हाथ को पीछे खींच लिया। इसका मतलब दोस्तों जो तीन बड़ी पार्टियां हुआ करती थी वे दोस्तों इससे बाहर हो चुकी है। तो इसी बीच दोस्तों अगर आप देखोगे तो जहां दोस्तों एक तरफ जो है आज के समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी बिजी होते हैं, पूरा का पूरा दोस्तों एक सप्ताह के भीतर में जो पॉलिटिक्स है दोस्तों वो पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स अब बदल चुका है। और मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो 2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शन से तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी बातों को करके जो इंडिया अलायंस का गठबंधन किया गया था वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरह से लग रहा है कि दोस्तों ये असफल हो चुका है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ अगर आप देखोगे तो बीजेपी की तरफ से जहां पर दोस्तों अपना जो है कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, मोदी की गारंटी के नाम पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो पिछले साल ही दोस्तों आपने 3 इलेक्शन देख लिया, जहां पर विधानसभा के 3 इलेक्शन को दोस्तों मोदी की गारंटी देकर जीत लिया गया। और अब दोस्तों एक तरफ जहां दोस्तों राम मंदिर के नाम पर दोस्तों पूरे देश के अंदर हिंदुत्व चल रहा है, पूरे देश के अंदर दोस्तों राम नाम के नाम पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो मोदी जी एक बार फिर से दोस्तों जनता के बीच में एकदम चर्चा में है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया अलायंस के अंदर में दोस्तों ऐसी खबरों को सुनकर कहीं ना कहीं दोस्तों जनता का एक बार फिर से जो ध्यान है दोस्तों वो इंडिया अलायंस से हटने जा रहा है। लेकिन इसका बीच में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात ये हमारी रहेगी कि इसका दोस्तों इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर में बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हम सभी को पता है कि दोस्तों डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है, डेमोक्रेसी एक सरकार का एक ऐसा रूप हमें देखने को मिलता है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के ऊपर में शासन करते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुन लेना ही केवल दोस्तों प्रजातंत्र नहीं होता, बल्कि वहां पर आपके पास में उचित विकल्प भी होना चाहिए। सोच लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास केवल और केवल एक ही विकल्प होगा और बहुत सारे लोग आपको चुन के दोस्तों आपको ही आप ही पर शासन करने वाले हैं, इसमें दोस्तों इसमें डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए दोस्तों डेमोक्रेसी का एक आधार स्तंभ होता है कि वहां पर जितने ज्यादा हो सके विपक्षी दल हो, ताकि दोस्तों वो सत्तारूढ़ पार्टी पर कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर में आप देख सकते हो कि किसी भी प्रकार का एक अच्छा मजबूत दल आपको देखने को नहीं मिलता विपक्ष के अंदर में, जो आज के सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी के ऊपर में कुछ भी तरह के बातें बोल पाए या उसके साथ में दोस्तों टारगेट कर पाए, ऐसा अब आपको कोई भी दल देखने को नहीं मिलता, जो कि दोस्तों इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब की बात है। और इसलिए भी खराबी की बात है दोस्तों क्योंकि जो फोर्थ पिलर कहा जाता है दोस्तों डेमोक्रेसी का, वो मीडिया, वो दोस्तों आज के समय देखोगे तो पूरी तरह से बिक चुका है। वो केवल और केवल छोटी मोटी बातों को ही कवर करने में लगा रहता है, देश की जो आम जनता की समस्याएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, केवल और केवल दोस्तों सत्तारूढ़ पार्टी की जो तारीफें होती है वही करते हुए लग जाता है। इस प्रकार से दोस्तों एक तरफ जहां आज हमारे पास इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर में एक अच्छे विपक्षी दल का अभाव है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक अच्छी मीडिया का अभाव है, जिसके कारण दोस्तों इंडियन डेमोक्रेसी लगता है कि केवल और केवल नाम मात्र का दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बनकर रह गया है। लेकिन इस चीज को लेकर दोस्तों आपको क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस सब चीजों को लेकर दोस्तों आपका मैटर बहुत ही मायने रखता है, आपका ओपिनियन क्या होता है बहुत ही मायने रखता है। और दोस्तों ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हैं कि और भी हम करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, लेकिन दोस्तों अगले वीडियो में मिलने से पहले जैसे कि हर वीडियो में एंड में हम आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को पर्दा अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।